नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। गोरखनाथ मंदिर में पीएससी के जवानों पर हमला करने वाले आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी के स्लीपर सेल होने पर भी अब जांच की सुई घूम रही है। जांच एजेंसियां स्लीपर सेल को लेकर के भी जांच कर रही हैं कि कहीं मुर्तजा अब्बासी किसी आतंकी संगठन का स्लीपर सेल तो नहीं है। अब एटीएस को मुर्तजा अब्बासी के लैपटॉप से कुछ अहम डाटा भी मिला है जिसकी जांच हो रही है। मुर्तजा के बैग की तलाशी में मजहबी किताबें पाई गईं। आईआईटी मुंबई से केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई और अच्छी नौकरी के बाद अब गोरखनाथ मंदिर पर तैनात पीएससी के जवानों पर हमले के आरोपी बने मुर्तजा का क्या ब्रेन वॉश किया गया था। मुर्तजा के मोबाइल और लैपटॉप की जांच से यूपी एटीएस को उसके बारे में कई चौंकाने वाली बात और जानकारियां मिली हैं। बताया यह जा रहा है कि मुर्तजा अक्सर अपने लैपटॉप पर जाकिर नाइक के भाषण को सुना करता था। इसके अलावा उसका महाराजगंज के कुछ मदरसों में भी आना जाना था, जिसकी एटीएस समेत कई एजेंसियां लगातार जांच कर रही हैं। तो मुर्तजा को लेकर के अब जिस तरह से जांच आगे बढ़ रही है, कुछ नए तथ्य भी इसमें सामने आ रहे हैं और कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको लगातार जोड़ने की कोशिश अभी जांच एजेंसियां कर रही हैं। लेकिन जिस तरह से यह घटनाक्रम घटित हुआ है उसके बाद सवाल सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के भी हैं और सवाल इस बात को लेकर के भी हैं कि क्या किसी बड़े हमले की एक्सरसाइज के तौर पर तो इसको नहीं देखा जा रहा है, क्योंकि जिस तरह की यह घटना घटित हुई है या फिर जो कुछ मिल रहा है या जो कड़ियां भी जुड़ रही हैं वो आगे आने वाले समय के लिए भी निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली हैं और इसलिए सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं और जांच अब पूरे पुख्ता तौर पर इस विषय पर हो रही है कि आखिर जो कुछ मिल रहा है या जो कुछ भी बरामद हुआ है भी आरोपी मुर्तजा के पास से, या उसके कनेक्शन जिन लोगों के साथ जुड़ रहे हैं या उसका आना जाना जहां पर था, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि यह हमला सिर्फ पीएससी के जवानों तक ही सीमित नहीं था। इसके पीछे का मकसद क्या है, ये ट्रेस आउट करने की कोशिश लगातार की जा रही है और इसमें जांच एजेंसियों को कितनी कामयाबी मिलती है, इसमें जांच के बाद क्या कुछ निकल कर सामने आता है और सुरक्षा एजेंसियां किस तरह से इस जांच में उन तथ्यों को जोड़ पाती हैं, ये देखना बहुत अहम होगा। चूंकि अभी भी आपने देखा है कि जो घटनाक्रम घटित हुआ उसके बाद वो तमाम स्थान, खासतौर से धार्मिक स्थलों की जो सुरक्षा है उसको और चाक चौबंद कर दिया गया है, अलर्ट पर रखा गया है, चूंकि सुरक्षा एजेंसियों ने इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया है। इसमें तमाम जो जांच एजेंसियां हैं वो अपनी अपनी तरह से अब इस पर आगे की जो कार्रवाई है वो कर रही हैं। चूंकि कल आपने देखा कि मुख्यमंत्री खुद गोरखपुर पहुंचे थे। जो जांच एजेंसियां हैं उनके चीफ के साथ बैठ करके मुख्यमंत्री के द्वारा बातचीत की गई, उनको निर्देशित भी किया गया। पूरे घटनाक्रम की जानकारी मुख्यमंत्री ने खुद ली और अब इस तरह की घटना आगे कोई रिपीट ना हो या इसका अगर कनेक्शन किसी और घटना से जुड़ रहा है या फिर आगे इस तरह की कुछ और प्लानिंग की गई है तो उन सब को तोड़ने की कोशिश हो रही है और लगातार जांच एजेंसियां इसमें आगे की जो कार्रवाई है वो कर रही हैं। लेकिन अभी जो शक की सुई है वो इसी बात पर अटकी हुई है कि कहीं मुर्तजा किसी स्लीपर सेल के तौर पर तो काम नहीं कर रहा था। और एक और बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है, चूंकि आप देख रहे हैं कि आरोपी के जो परिजन हैं उनके द्वारा यह कहा जा रहा है कि इसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी या इस तरह की बातें। लेकिन जो कुछ मिला है या जिस तरह के लैपटॉप के अंदर कंटेंट मिले हैं, तो चलिए आज इसी विषय पर चर्चा करते हैं। फिलहाल दो मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, पहले उनका परिचय आपके साथ करवा देते हैं। लक्ष्मी नारायण जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व आईएएस अधिकारी हैं। लक्ष्मी नारायण जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। और शिशिर चतुर्वेदी जी हमारे साथ, शरद चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं हिंदू महासभा के। शरद जी, आपका भी इस चर्चा में स्वागत है। लक्ष्मी नारायण जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि अभी जांच जिस तरह से चल रही है और इसमें अब स्लीपर सेल आपके तहत भी इसको देखा जा रहा है कि कहीं स्लीपर सेल के साथ तो कनेक्शन नहीं है या स्लीपर सेल तो आरोपी मुर्तजा नहीं हो सकता है। इस तरह की जो स्थितियां हैं वो अभी फिलहाल फौरी तौर पर बनती हुई नजर आ रही हैं। अभी तक का जो घटनाक्रम है या जो जांच जहां तक पहुंची है उसको आप किस तरह से देखते हैं, और जो कुछ अभी इस पूरे घटना को लेकर के कहा जा रहा है, क्या आपको लग रहा है कि बड़ा अलार्मिंग है ये? लक्ष्मी जी। मुझे लगता है कि चलिए, शायद मेरा संपर्क नहीं हो रहा, मैं शरद जी आपका रुख कर लेता हूं। शरद जी, इस घटना को कैसे देख रहे हैं आप और इसको आप किस तरह से आप और किस नजरिए से और समझेंगे, क्योंकि जो कुछ अभी इसके साथ जुड़ता हुआ है या जो इसके साथ अभी तमाम तरह की चर्चाएं हैं, क्या आपको भी लगता है कि यह बहुत संजीदा विषय है और इसको लेकर के बहुत संजीदगी के साथ अभी इसमें आगे बढ़ना चाहिए? शरद जी।
आयुष जी, मैं पहले आपको थोड़ा ठीक करना चाहूंगा कि मेरा नाम शरद त्रिवेदी है और मैं भाजपा का प्रवक्ता हूँ। ये जो घटना घटी है बहुत ही निंदनीय है और दिल दहला देने वाली है। लेकिन इस घटना को जो अंजाम देने के लिए आतंकी आया था वो अंजाम नहीं दे सका, क्योंकि जो बाहरी सुरक्षा दायरा था मंदिर के उसको ये भेद के अंदर नहीं जा सका। लेकिन बहुत बहादुरी से हमारे सुरक्षा कर्मियों ने इसको रोका। उनको कुछ चोटें आई हैं जो कि हमें नहीं लग रहा गंभीर हैं, जल्दी ही वो डिस्चार्ज हो जाएंगे अस्पताल से। लेकिन इस तरह की घटनाएं जो हैं ये क्यों होती हैं, इसके पीछे एक सोची समझी साजिश होती है। कोई अचक्के में या अनजान व्यक्ति नहीं कि जाके इस तरह की घटना को अंजाम देता है। उसको पहले इंडोक्ट्रिनेट किया जाता है, उसको पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, जगह बताई जाती है, उसको हथियार दिए जाते हैं या उसे बताया जाता है कि हथियार कैसे चलाना है, कैसे उसको ट्रेनिंग दी जाती है। तो और जैसे कि अभी जो इंक्वायरी में खबर आ रही है कि ये जाकिर नायक के वीडियो देखता था, तो हो सकता है जिसको अंग्रेजी में लोन वुल्फ अटैक कहते हैं ये उस तरह का हो, जिसने खुद ही अपने आप को उसमें ढाला और उसको इस तरह की, जैसे आजकल वीडियो आ रहे हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंटरनेट पे, व्हाट्सएप पे ग्रुप बने हुए हैं जो लोगों को इस तरह की भड़काऊ चीजें बताते हैं, दिखाते हैं कि एक वर्ग के ऊपर बड़ा अत्याचार हो रहा है तो आपको जिहाद करना जरूरी है। तो हो सकता है कि इस तरह की ये कोई घटना हो जिसको यहाँ तक पहुंचा है ये व्यक्ति लेके। लेकिन ये अभी इंक्वायरी चल रही है तो इस पे कोई भी टिप्पणी करना ठीक नहीं है, क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन तकरीबन अभी तो शुरुआत हुई है इन्वेस्टिगेशन की, 2 दिन पुरानी वारदात है। तो हमें उम्मीद है कि कल तक कोई ना कोई औपचारिक इसके ऊपर सरकार की तरफ से बयान आएगा, फिर इस पर बातचीत की जा सकती है। चलिए, श्री प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व आईएएस अधिकारी हैं। श्री प्रकाश जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। श्री प्रकाश जी, इस पूरे घटनाक्रम को आप किस तरह से देख रहे हो, जो जांच अभी जिस दिशा में बढ़ रही है, क्या आपको लग रहा है कि वाकई में भी कुछ और बड़े खुलासे इस पूरे घटनाक्रम में हो सकते हैं? नहीं, सबसे बड़ा तो मैं बताऊंगा बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत ही अलार्मिंग है ये। देखिए, एक तरह से देखा जाए तो थोड़ा सा इंटेलिजेंस फेल्योर भी है जी। कि एक आदमी, मैं कभी आज 2-3 दिन से लगातार टीवी पे, कल से चल रहा है, आज से सुन रहा था कि शायद ये रडार पे भी था एटीएस के, इसके बारे में मालूम था। तो जिस तरीके से ये आदमी घुसा है इतने हाई सिक्योरिटी जोन में, तो ये बड़ा अलार्मिंग है। देखिए, ये कभी कभी डिकॉय भी होता है, जिसको कहते हैं ना, एक आदमी अंदाजता है जी कि एक बार टेस्ट किया जाए कि सिक्योरिटी का क्या वहाँ पे कितना चुस्त दुरुस्त सिक्योरिटी है। तो ये बड़ी खतरनाक चीज़ है कि अंदाज लगाने का भी एक सवाल उठ सकता है कि ये अंदाज रहे हो कि देखें ये कितने चौकन्ने हैं। तो इसमें हमको सतर्क हो जाना चाहिए और थोड़ा इसमें देखें कि किस तरह से ये इंटेलिजेंस फेल्योर हुआ, कि इसके जब इतने मूवमेंट्स हैं कि आदमी नेपाल गया, वहाँ से आया और वहाँ पे एक आईआईटी का पढ़ा हुआ बॉम्बे का केमिकल इंजीनियरिंग का लड़का कहीं भी कोई फालतू घूम रहा, थोड़ा सा अलार्मिंग एरिया में भी ये लगता है कि इस तरह का आदमी यहाँ पे क्यों आ रहा है। तो थोड़ा इंटेलिजेंस डेवलपमेंट में कुछ कहीं ना कहीं कुछ चूक हुई है और ऊपर ईश्वर की कृपा थी, कहीं कुछ हादसा बड़ा नहीं होने पाया। मगर ये देखिए, इस तरह के लोग ब्रेन वॉश्ड होते हैं, इनके दिमाग को बिल्कुल ब्रेन वॉश कर दिया जाता है, ये इंडोक्ट्रिनेटेड होते हैं, इनको अच्छा बुरा फिर दिखाई नहीं पड़ता है, वो जुनूनी हो जाते हैं। तो ये इनको बहुत लाइटली ले लेना चाहिए और ये संभव है कि इस तरह के और भी वहाँ पे हों, क्योंकि जो इसकी एजुकेशन है, ये इस कैपेसिटी में है ये आदमी कि ये इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, अपनी कम्युनिटी के लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, या अपने जो इस तरह के कच्चे दिमाग के लोग हो, जिनको परिपक्व दिमाग होता है, जो जवान होते हैं, उनको ये मोल्ड कर सकते हैं। तो ये एक हांडी का चावल था, कहीं ये बहुत खतरा कुछ नहीं कर पाया आदमी, मगर ये बड़े सतर्क रहने की बात है और इसको लाइटली बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। मुझे तो लगता है कि उन्होंने अंदाज़ा है ये कि अभी क्या कितने पानी में था यहाँ की सिक्योरिटी, और हमें बहुत ही सतर्कता की आवश्यकता है। जी शरद जी, देखिए, जो बात अभी श्री प्रकाश जी ने कही है ये वाकई में, क्योंकि मैंने भी यही पहले सवाल भी यही पूछा कि अलार्मिंग तो है भाई। देखिए, कोई शख्स ऐसे सुरक्षा वहां पर जिस तरह की रहती है वहां पर पहुंच जाए, और वो भी हम देख रहे हैं कि किस तरह से, क्योंकि वो वीडियो भी हम लोगों के पास में है। सिक्योरिटी लैक्स तो है इसमें कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर
जो उसका बैकग्राउंड है, या फिर जैसा कि अभी श्री प्रकाश जी ने कहा कि कुछ इनपुट्स थे, तो क्या आपको लग रहा है कि वहां पर जो अभी लैक्स हैं उसको कहीं फिलअप करने की जरूरत है? और अगर ऐसा रहा तो जो इशारा कर रहे हैं श्री प्रकाश जी कि हो सकता है कि किसी बड़ी घटना से पहले की एक्सरसाइज हो, इसलिए बहुत ज्यादा अभी सचेत रहने की जरूरत है? शरद जी। नहीं, बिल्कुल मैं श्री प्रकाश जी से की बात मान रहा हूं कि हम लोगों को बहुत सतर्कता की जरूरत है। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा और श्री प्रकाश जी ने भी इस बात को उठाया कि हम लोग जिस तरह सोचते हैं कि जो जिहादी होते हैं या आतंकी होते हैं उनकी एक तरह की शक्लें होती हैं, उनकी बड़ी बड़ी दाढ़ियां होती हैं या वो गुफाओं में रहते हैं, ये ऐसी बात नहीं है। जैसे 9/11 में जो आतंकी थे, 19 में से 8 आतंकी जो थे टॉप यूनिवर्सिटी से इंजीनियर्स थे। तो इस तरह की बात नहीं है। जो 26/11 में भी इसी तरह के लोग आए थे और सुरक्षा जो जो अभेद स्ट्रक्चर सुरक्षा का बनाया गया देश में, उसमें 100 से अधिक घटनाओं को जब रोका जाता है तब ऐसी एक घटना को अंजाम दिया जाता है। तो सुरक्षा में कोई कमी नहीं है। लेकिन जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि अगर कोई अकेला व्यक्ति, आप ट्रैक कैसे करेंगे? या तो आप इंटरनेट को ट्रैक करेंगे या उसके मूवमेंट को ट्रैक करेंगे। और ये कोई बहुत बड़े संगठन नहीं होते हैं कि जी उनका कोई दफ्तर है या कहीं उनके घर हैं। ये एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति मिलके इस तरह के ISIS से या जो अलकायदा है, इनके 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 तार डायरेक्ट नहीं जुड़े होते हैं। ये लोग खुद ही देख के, वीडियो देख के, केमिकल इंजीनियर्स हैं, वो बम बनाने की उनको तकनीक वैसे ही पता होती है, तो वो इस तरह की वारदातों को अंजाम देना उनके लिए आसान होता है और इनको रोकना बहुत मुश्किल है। क्योंकि आप संगठन में अपने मुखबिर डाल सकते हैं, लेकिन जब संगठन हो तब। अगर कोई लोन वुल्फ अटैक है, कोई एक व्यक्ति, अभी इस खास वारदात में तो अभी ये भी नहीं पता है कि इसके पीछे कौन कौन लोग हैं या ये खुद ही कर रहा था। तो इस तरह की घटनाओं को पूरे विश्व में आपने देखे, जैसे इंग्लैंड में, लंदन में अभी 5-6 साल पहले एक छुट्टी पे आया था उनका सैनिक, उसको गला उसका काट दिया एक जिहादी ने। तो वो अकेला आदमी काम कर रहा था, वो किसी संगठन का हिस्सा नहीं था। इसी तरह जर्मनी में और फ्रांस में भी जिस तरह की घटनाएं घटी हैं, उनमें एक ही व्यक्ति था, 2 व्यक्ति नहीं थे। और ना इनके आगे पीछे कोई ट्रेल है, कोई एक रास्ता नहीं है जिसको हम लोग खोल सकते हैं। तो इस तरह के जो लोन वुल्फ अटैक होते हैं या जो एक व्यक्ति अपने आप को खुद ही ऐसी विचारधारा से जोड़ के इस तरह की घटना को अंजाम देता है, उसको रोकना मुश्किल है। लेकिन बहुत बेहतरीन सुरक्षा कवच हमारे जांच एजेंसियों ने बनाया। आपने देखिए कि पहले लखनऊ में बम ब्लास्ट हुए, बनारस में बम ब्लास्ट हुए, कानपुर में हुए, बरेली में हुए। अब ये बम ब्लास्ट बंद हो गए। ऐसा नहीं कि ये लोग धर्मात्मा हो गए। कश्मीर में पथराव की घटनाएं घट रही थी, गोलियां चल रही थी, बम फेंके जा रहे थे, पुलवामा, उरी, ये घटनाएं घटी। 3 सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, पहली बर्मा में और 2 पाकिस्तान में। उससे विदेशी ताकतों को ये बता दिया गया है कि हमारी सब्र की सीमा कहां पर है, आप उसको लांघने की कोशिश मत करिए। और हमारे देश में जितनी भी घटनाएं घटती हैं, उनके पीछे 80-90% घटनाएं हैं जिनको पहले ही कुचल दिया जाता है। लेकिन हमारी सुरक्षा एजेंसियां जनता के बीच में जाके नहीं कहती हैं कि नहीं जी हमने इस वारदात को रोका, उस वारदात को रोका है। तो जब हम लोगों को सुरक्षा एजेंसियों का या खुफिया एजेंसियों का तभी पता चलता है जब कुछ गलती होती है। जब सब कुछ ठीक होता है तो हम लोगों को नहीं पता चलता है कि वो उनका काम बिल्कुल सही चल रहा है। श्री प्रकाश जी, देखिए इसमें 2 बातें मैं बहुत खास तरीके से मैं चाहता हूं कि आप दर्शकों को भी थोड़ा बताएं, क्योंकि आप उस व्यवस्था के अंदर रहे हैं। एक तो ये कि गोरखनाथ मंदिर को ही टारगेट करना या फिर वहां पर जाकर के इस तरह की एक्सरसाइज करना, इसके पीछे का आपको मोटिव क्या नजर आता है, थोड़ा सा इसको समझाइएगा। और दूसरा ये है कि जो बात अभी हम लोग बार बार जिसकी चर्चा कर रहे हैं कि अगर किसी शख्स का ब्रेन वॉश हो जाए या फिर उसको ब्रेन वॉश करने के लिए अब तो इतने सारे हम लोग देखते हैं कि मैकेनिज्म अवेलेबल हैं, क्योंकि इजी टू एक्सेस है, हर कुछ आपको इंटरनेट पर मिल जाएगा, आप वहां से भी सुन सकते हैं, जैसा कि जाकिर नाइक को सुन रहा था ये शख्स, जो जानकारी भी है सूत्रों के हवाले से। अब इसको किस तरह से आप लोग ट्रीट करेंगे या इसको आप लोग कैसे पॉइंट आउट करेंगे कि ये फला शख्स जिसका ब्रेन वॉश होने वाला वो कहीं पर भी जाके कुछ भी कर सकता है? क्या ये बहुत चैलेंजिंग है? दोनों ही विषयों को थोड़ा सा समझाएं। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है जो आपने कहा कि जो ब्रेन वॉश हैं उनको क्या किया। देखिए, लोन वोल्फ वाली जो चीज़ कह रहे हैं, जिस तरह का इसका आदमी का कैरेक्टर और जो इसका बैकग्राउंड है, ये जहाँ पे ये रह रहे हैं, इसको कहीं ना कहीं सपोर्ट ज़रूर था। हम जहाँ के रहने वाले हैं, फर्ज़ कीजिए मैं जौनपुर का रहने वाला हूँ जी,
बहुत हाईली क्वालिफाइड हार्वर्ड से पढ़ के आया हूँ। मैं अपने जौनपुर में रह रहा हूँ 3-4-5 महीने से कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो वहाँ पे मरमरिंग हो जाएगी बाकायदे कि भाई देखो आदमी आके खाली बैठा हुआ है, ये क्या कर रहे हैं। ये IIT मुंबई के थे, तो इनका वहाँ पे मूवमेंट, वहाँ पे रहना अपने आप में सस्पिशस था। दूसरा ये कहीं ना कहीं देखिए ब्रेन वॉशिंग सिर्फ खाली अपने लिटरेचर से ये होता है, ये इसमें कोई इससे इनकार नहीं किया जा सकता, मगर मुझे ये लगता है कि ये आदमी कहीं ना कहीं से जुड़ा हुआ है और इसको हमें बाकायदे डेवलप करना चाहिए। और जो आपने कहा कि गोरखनाथ मंदिर को ही क्यों टारगेट किया, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी योगी ये हिंदुत्व के प्रतीक हो गए हैं और एक इन्होंने जो हमारा मॉरल ऊंचा किया है, भारत का मॉरल ऊंचा किया है, उत्तर प्रदेश का मॉरल, हम लोगों को जो एक थोड़ा सा कशिश कहीं रहती थी कि साहब हम दब जाते हैं या हमारे कहीं कहीं पीछे, तो जो हमारा हौसला बढ़ाया है इन्होंने और जो हमें प्रतिष्ठा और जो मान मर्यादा हमारी स्थापित की है, वो इनसे ये एक सिंबॉलिक लक्षणा कि आपको किसको टारगेट करना है। इनका तो मंसूबा यही है कि आपको उस ऐसे जो सिंबल हैं, जो हमारे लक्षण, इस चीज का हमारा सिंबल है, प्रतीक है कि हमारे जो हमारे मर्यादा का प्रतीक, हमारे धर्म का प्रतीक है और उसके झंडे का झंडा बरदार है, उसको लेके आगे चल रहा है, तो उसको टारगेट करना। तो इनका तो ध्येय यही होता है कि उसी को टारगेट करो ताकि उसको प्रसिद्ध मिले। दूसरा है कि कम्युनिटी एज ए होल या देश या प्रदेश डिमोरलाइज हो, तो इनके पीछे इनको ब्रेनवॉशी ये किया जाता है। तो इसीलिए इन्होंने जो है मामलों में कार्रवाई कैसे, भाई देखिए अगर कार्रवाई सरकार के स्तर पर अगर निर्देशित श्री प्रकाश जी किया भी जा रहा है और अगर अभी शुरू हो जाए, जैसे मदरसों के अंदर जाने के इसके कुछ इनपुट्स हैं, अब वहां पर कार्रवाई शुरू हो जाए तो आपको नहीं लगता है, या आप तो समझ रहे हैं इस चीज को बेहतर कि अभी देखिए इसको लेकर के एक अलग तरीके का नैरेटिव शुरू हो जाएगा कि देखिए सरकार सिलेक्टिव होकर काम कर रही है, फिर कैसे इसको हम लोग पॉइंट आउट करेंगे और अगर इतनी बड़ी समस्या है तो फिर हम उससे कैसे निपटेंगे? देखिए इसमें इस चीज़ की परवाह नहीं करनी चाहिए। जो गलत है वो हमेशा आपके ऊपर उंगली उठाएगा कि आप उनके साथ गलत कर रहे हैं। मगर मदरसों में कलम दवात की जगह तलवार और बंदूकें मिल रही हैं तो क्या औचित्य है? किस मुंह से बोलेंगे आप? क्यों मना करेंगे आप? आपका आचरण ऐसा है और अगर इस आचरण पे आप ये कहें कि नैरेटिव दूसरा तैयार किया जा रहा है तो ये कोई, इसमें कोई डरने की बात नहीं है, ना इससे हमको कभी इसका ख्याल करना चाहिए। इस तरह की निंदा, इस तरह का क्रिटिसिज्म ये ऑफेंसिव होने का प्रिएम्प्टिव है उनकी तरफ से। ये प्रिएम्प्ट करते हैं कि आप डर जाइए थोड़ा सा या पीछे हट जाइए। तो इसमें मुझे सरकार को बिल्कुल भी इसमें कोई संकोच की बात नहीं है। आपका उद्देश्य दूसरा है, आप काम दूसरा कर रहे हैं, तो बड़ी सख्ती के साथ इनके साथ कार्रवाई होनी चाहिए और ये बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है, बर्दाश्त करने की चीज नहीं है अगर इस तरह का। ये बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि इस पर हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं। आज तो दूसरे पार्टी के मेहमान नहीं है मेरे साथ, लेकिन कल भी चूंकि इसी विषय पर जब मैं चर्चा कर रहा था तो जो अदर पार्टीज के लोग थे उनका सीधे तौर पर कहना था कि जो हेटेड आप लोग फैलाते हैं या फिर जो इस हिंदुइज्म की आप लोग बात करना शुरू करते हैं उसका ही ये नतीजा है कि इस तरह से लोग ब्रेन वॉश हो रहे हैं। इस विषय में भी अगर आप लोग कार्रवाई करेंगे, मदरसे के साथ अभी जो इनपुट्स हैं कि वहां जा रहा था, कई मदरसों में ये गया, जैसे ही आप इसको करना शुरू करेंगे एक अलग तरीके का नैरेटिव, क्या ये बड़ा चैलेंजिंग है? शरद जी, इसको कैसे डील करेंगे आप लोग? आयुष जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है क्योंकि ये हम लोगों को विपक्ष की तरफ से इस तरह के बयानबाजी जो है यही इन लोगों को खाद पानी देने का काम करती है। जैसे आपने देखा कि कुछ साल पहले बयान आया था कि सोनिया जी के आंसू निकल पड़े बटला हाउस एनकाउंटर केस में। फिर उसके बाद बयान आया शफीकुर रहमान बर्क साहब का जो विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, कि जब हमने 6 आतंकवादी लखनऊ के पास पकड़े तो पता चला वो ये मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उसके बाद आप अभी हाल में ही जो है जब ATS का जो ट्रेनिंग सेंटर खोला गया देवबंद में, तो बताया कि जी वो एक वर्ग को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। तो ये जो एक माहौल पैदा किया जाता है कि हमें एक वर्ग के वोट लेने के लिए हमको उनके खिलाफ, उनके हक में इस तरह के बयानबाजी करनी है और इस तरह के लोगों को पलकारना है। 2012 में जब इनकी सरकार आई तो इन्होंने तो कानून बनाया कि आतंकवादियों को कैसे छोड़ा जाए। तो ये जो घटनाएं हैं इनको भर्त्सना करने वाली चीज है। कोई भी हो, किसी जाति किसी धर्म का हो, आपने कभी भी ये नहीं सुना होगा किसी भी व्यक्ति से आपके इतने बड़े प्रेस के जीवन काल में कि किसी ने ये कहा हो कि माओवादियों के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है उसमें आप जो है वो एक वर्ग को बदनाम करने के लिए की जा रही, क्योंकि माओवादी उस वर्ग के नहीं है, माओवादी सारे हिंदू हैं।
तो ये या हिंदू हैं या ईसाई हैं और या अलग अलग जातियों के या जनजातियों के हैं, तो उनमें कोई नहीं बयानबाजी होती। आप बिल्कुल सख्त कार्रवाई करिए। कल ही मैं चलिए अपने शरद जी, अब मेरे पास सभा समय नहीं है। बहुत शुक्रिया आप दोनों लोगों का बहस में अपना था। समय निकालने के लिए, आज इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि अब देखना यह है कि इस मामले में जो कार्रवाई हो रही है या जो एजेंसियां इसमें अभी ट्रेस आउट कर रही हैं, उसमें आगे अभी और क्या खुलासे होते हैं। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।